नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल से किया गया है। दोस्तों क्लास बहुत शानदार होने वाली है, इस वजह से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नारा है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। हे राम, क्या हे राम का नारा दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। हु लिव्स इफ इंडिया डायज, क्या हु लिव्स इज इफ इंडिया डायज, तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्या? साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने दिया था। और नेक्स्ट नारा ये था कि जय जगत, किसने दिया था? जय जगत का विनोबा भावे। किसने? विनोबा भावे ने। हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, क्या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है मारो फिरंगी को, तो मारो फिरंगी का इंपॉर्टेंट नारा हो जाएगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे। किसने दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया था। एक इंपॉर्टेंट दिया था हे राम, महात्मा गांधी। दूसरा आपका हो जाएगा मारो फिरंगी, मंगल पांडे। लास्ट आपका नारा एक ये दिया गया कि दास्ता के हवाले से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अधिकांश लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। दोस्तों ये अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 में। कब दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 में। 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने एक स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस शुरुआत में 1920 से 1930 के समय में कांग्रेस के गर्मपंथी के नेता थे। क्या? कांग्रेस के गर्मपंथी दल जो था, आपको पता है 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कब दोस्तों? 1907 में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें दो जो कांग्रेस था, दो दलों में विभाजित हुआ था। एक नरम दल, कौन सा दोस्तों? एक आपका था नरम दल, दूसरा था गरम दल। ठीक, गरम दल। तो नरम दल और गरम दल, जो सुभाष चंद्र बोस थे 1920 से लेकर 1930 तक रहे थे आपके गरम दल के नेता। किसके? गरम दल के नेता रहे थे दोस्तों। ठीक है। और जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, इनका जो आपस में विलय हुआ था वो 1916 के अधिवेशन में। कब दोस्तों? 1916 के अधिवेशन में हुआ था। और 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका सूरत में हुआ था। ठीक है। 1916 का दोस्तों कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लखनऊ में। कब हुआ था? कहाँ का? लखनऊ में हुआ था। तो इन दोनों का आप गरम दल और नरम दल आपस में पैचअप कहाँ हुआ था? तो 1916 के अधिवेशन में। ओके दोस्तों, ये आप देख लेना। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों ये कि 1938 क्या 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और बताया कि 1938 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपके चित्तरंजन दास। कौन दोस्तों? चित्तरंजन दास जो हैं ये देशबंधु की उपाधि से संबंधित हैं। चित्तरंजन दास के बारे में देखें तो चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता थे, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कौन? देशबंधु। ठीक है, आपके चित्तरंजन दास। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। चित्तरंजन दास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 5 नवंबर कब? 5 नवंबर और 1870 को। 5 नवंबर 1870 को कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया था। कब दिया था? आपके 1943 में दोस्तों। कब? 1943 में। ओके, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। किससे दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता क्या है?
कि 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको देखिए गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? गोलमेज सम्मेलन आपके 3 हुए। कब? 1930 पहला हुआ 1930। कहाँ कब हुआ? 1930। दूसरा 1931 और रुक जाइए थोड़ा देखने का। पहला दोस्तों हुआ था आपका 1930 और दूसरा हुआ था 31, तीसरा हुआ था 32। ठीक है। गांधी जी 3 गोलमेज सम्मेलनों में से केवल आपके एक ही में अध्यक्षता की थी। वो आपकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में? तो आपका जो 1931 का कांग्रेस अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन था, इसमें जो भाग लिया था वो आपके महात्मा गांधी जी ने लिया। महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, एक ही में लिया था। और दोस्तों इसमें जो इस समय गोलमेज आंदोलन था, इसी में किसके बीच मीटिंग हुई थी? आपके महात्मा गांधी, किसके बीच दोस्तों? महात्मा गांधी और आपके जो लॉर्ड इरविन है। कौन दोस्तों? लॉर्ड इरविन आपके हैं। ओके, इन दोनों के बीच ये मीटिंग हुई, जिसे क्या कहा गया? गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। क्या दोस्तों? जिसे कहा गया गांधी इरविन समझौता। क्या दोस्तों कहा गया? गांधी इरविन समझौता कहा गया या फिर गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। और इसे दोस्तों एक और नाम दिया जाता है, क्या? दिल्ली पैक्ट। क्या? दिल्ली पैक्ट। ठीक है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। किसे? गांधी इरविन समझौता को दोस्तों दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि महात्मा गांधी जो है इनको सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहने वाले थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी का हे राम, क्या हे राम जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ओके, अब महात्मा गांधी जी ने कुछ आंदोलन चलाए, तो देखते हैं मतलब दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद में गांधी जी ने कुछ आंदोलन चलाए। वो आंदोलन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह कब चला था? 1917 में। कब? 1917 में। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। कहा? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदा मिल मजदूर आंदोलन। अहमदा मिल मजदूर आंदोलन इनका एक ये जो है भूख हड़ताल इसमें था। क्या? अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था इसमें भूख हड़ताल तो 1918 में। कब? 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में। कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब? 1920 में। बंद कब हुआ था असहयोग आंदोलन? दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। और आपको पता है कि चौरी चौरा कांड के दौरान, ठीक है, गांधी जी को आपको असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लेना पड़ा। कब दोस्तों? 1922 में वापस लेना पड़ा था। नमक आंदोलन दोस्तों, नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में दोस्तों। कब? 1930 में। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ओके, इन्हें याद रखना, डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आंदोलन ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कायदे आजम जो है वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना जो है कायदे आजम कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और दोस्तों कायदे आजम जो हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग की जो बैठक थी, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। बट जो आपके दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जो उससे क्या कहते हैं पाकिस्तान शब्द, इन्होंने पाकिस्तान की मांग तो की लेकिन पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, जहाँ से ढूंढ के कीजिएगा, इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो ये जो अली जिन्ना है, इन्होंने जो आपके गांधी या पाकिस्तान बनने के कड़ी एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को हुआ। कब? 1940 को। इसे दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में, तो मतलब 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। क्या? बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। दोस्तों जो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की घोषणा, मतलब बनाने की रूप में उसकी मांग की थी। किसकी? पाकिस्तान की। ओके, अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा का नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा जो है, क्या? चौरी चौरा का मैंने अभी बताया आपको, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के, क्या? उत्तर प्रदेश के आपका यूपी के गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर।
ठीक है, गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में। ओके, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था ये आपका चौरी चौरा कांड। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चौरी चौरा कांड आपका क्या, चौरी चौरा कांड है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों जो है, तो आपका जो चौरी चौरा कांड है, ये भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। कब दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को हुआ। डेट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। कब, 1920 में। और गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लेना पड़ा था। किस लिए, इन्होंने चौरी चौरा कांड के दौरान इनको अपना यह आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा था। ठीक है, को ब्रिटिश सरकार भारत में गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी। तो जो प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने एक पुलिस स्टेशन गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें दोस्तों कितने 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। कितने 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ठीक है, जिनसे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। कितने पुलिसकर्मियों की, 22 पुलिसकर्मियों की। महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी, कब दोस्तों, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर जो असहयोग आंदोलन ने चलाया था, उनको वापस लेना पड़ा, रोकना पड़ा। ठीक है, तो देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार होता है, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये दोस्तों जो कहा था, तो ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज। ये जो दोस्तों आपके स्टेटमेंट है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों पंजाबी भाषा लिखी जाती है आपकी गुरुमुखी में। किसमें, गुरुमुखी में। ओके, नेक्स्ट किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को। किसको दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न है कि किसी काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो जो सिंधु काल, क्या दोस्तों, आपका जो सिंधु काल है, ओके, इसकी जो लिपि है उसे सभी चित्रकार लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का वर्णन है। तो इसमें दोस्तों आपके 18 लिपियों, कितने, जैन सूत्र में आपके 18 लिपियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है, इसमें आपकी 89, कितनी दोस्तों, 89 जो लिपि हैं उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, इनकी लिपि दोस्तों है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी दोस्तों, इनकी लिपि है आपकी अशोक के शिलालेख की ब्राह्मी लिपि। ओके, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली लिपि भाषा। तो भारत की सबसे सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा आपकी हो जाएगी तेलुगु। कौन दोस्तों, तेलुगु। ओके, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो दोस्तों चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल थी। क्या दोस्तों, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। और चोल, ठीक है, चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य के निर्माण किया था। किसने, चोल शासक जो थे 9वीं शताब्दी से लेकर, कब से, 9वीं से आपके 13वीं शताब्दी तक एक विशाल साम्राज्य का, एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का गठन मतलब निर्माण किया। एक जो कैसा था, हिंदू साम्राज्य था। कैसा दोस्तों, हिंदू साम्राज्य था। ओके, अब देखते कहाँ कहाँ फैला हुआ था। जो आपको ये दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों ये जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, जो मैंने ये किया आपको, तो ये वाला जो पार्ट दोस्तों है, ये आपका है, मतलब ये जो है चोल एम्पायर है। कौन सा दोस्तों, ये चोल एम्पायर मतलब चोल साम्राज्य, ये वाला आपका, ठीक, ये वाला आपका
चोल एम्पायर हो जाएगा। और इसके बाद में अगर देखें तो ये दोस्तों आपका चोल एम्पायर, ठीक। और आपका हो जाएगा इसके बाद में जो आपका ये ऑरेंज हल्का ये कलर है आपका, ठीक है। ये जो आपका है तो दोस्तों ये आपका कलर हो जाएगा ये वाला, जो आपको इतना ये दिख रहा है, फिर ये इतना दिख रहा है, ठीक है। और ये जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट, ठीक है, जो ये आपका दोस्तों है, ये आपका जो है ये चोल इन्फ्लुएंस है। क्या दोस्तों? चोल इन्फ्लुएंस है। ओके, चोल इन्फ्लुएंस, ठीक है। और चोला जो रूट्स थे, चोल रूट्स आपके देखें तो चोल रूट्स आपके हो जाएंगे, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ये फैला हुआ था तो ये आपके चोल रूट्स आएंगे। ओके, ये इस तरीके से व्यापार करते थे। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट, ये आपका मैप था, ठीक है। तो चोल एम्पायर कहाँ पर फैला हुआ था आपका? ये देखिए चोल एम्पायर ये फैला हुआ था इसमें, इस समय यहाँ पे, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके दोस्तों इसे देखते रहना, ठीक। आपका आंसर करेक्ट क्या था? तमिल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1988 में। कब दोस्तों? 1988 में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो ये आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन दोस्तों? आपके चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्होंने उपवास के दौरान अपनी प्राण त्याग दिए थे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो आपका बना था दोस्तों 1856। कब? 1856 में बना था। ओके, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। कब? 1191 में हुआ था। ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था, तो ये देखिए दोस्तों तराइन के 3 युद्ध हुए। कितने? 3 युद्ध हुए। एक 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। कब? एक 1191 में, ठीक है। प्रथम 1191 में, सेकंड वाला जो हुआ था, सेकंड आपका 1192 में। और जो थर्ड हुआ था आपका, वो आपका दोस्तों हुआ था 1215 से 1216 के बीच में। ओके, 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था तराइन 1192 में, किस किस के मध्य हुआ था? चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हुआ था दोस्तों आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन? प्रथम युद्ध जो हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और दोस्तों इनके मध्य हुआ, इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी जो है इसमें हार गया था। कौन? मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुआ था और बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। जब इन्हें युद्ध हो रहा था उस समय जो मोहम्मद गौरी था वो भाग रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा था कि मैं पीछे से वार नहीं करता। और इसी को इसका जो फल है वापस बाद में द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें यही फल मिला। अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गौरी को पीछे से वार करके मार दिया होता, उनका पीछा करके मार दिया होता, तो आगे वो नौबत नहीं आती। जो 1192 में आपका अगला युद्ध हुआ था तराइन का सेकंड युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने अगेन इनसे युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से पराजित कर दिया। इसमें 1192 में, ठीक है। उसके बाद में आपका मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश के मध्य, क्या मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश के मध्य 1215 और 1216 के बीच में युद्ध हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों डिटेल से हम आज इसको देखेंगे। तो तराइन की पहली लड़ाई जैसा कि हो चुका। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाली एक तुर्की जनजाति घुरिद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, किसके? पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाले राजपूतों के बीच लड़ी हुई थी। परिणाम यह था कि इस राजपूत सेना की जीत में समाप्त हुई थी। मतलब राजपूत सेना कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के इसमें विजयी हुआ था, मोहम्मद गौरी पराजित हो चुका था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, ठीक है। ये बता चुका मैं ऑलरेडी। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों ये कि तराइन का जो तृतीय युद्ध है जनवरी 1216, ठीक है, जनवरी 1216 में 1215 और 16 के बीच में हुई थी। दिल्ली के मुगल वंश के सुल्तान इल्तुतमिश, जिसे दोस्तों क्या सुल्तान अल तुतमस भी कहते हैं या फिर कहें इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश और गजनी के सुल्तान अतजुद्दीन यल्तीज़ के बीच लड़ा गया, जिसमें
यह जो था इल्तुतमिश विजय हुआ था। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश विजय हुआ था। ओके, अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर किसने पृथक किया था? वो मुर्शीद कुली खान। कौन दोस्तों? मुर्शीद कुली खान ने। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? जो अंग्रेज थे उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति जो अपनाई वो आपकी अपनाई थी 1858 में। कब दोस्तों? 1858 में। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो दोस्तों जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था ये आप जगह चला 7 वर्षों तक। कितना? 7 ईयर तक चला था। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों आपकी जो आर्य अवधि थी, क्या आर्य, उस समय आपकी रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों जो आर्य थे ये भारत में आपके आए थे। देखिए हम मैप में दिखाते हैं। तो आर्य देखिए यहाँ हिंदू कुश है। कौन? हिंदू कुश। तो यहाँ से आर्यों ने जो है भारत में एंट्री ली थी। कौन दोस्तों? जो आर्य हैं तो यहाँ से एंट्री ली थी। ये देखिए ये एंट्री ली थी, यहाँ तक फैले हुए थे। ठीक है, ये तो आर्यों ने यहाँ से एंट्री ली। दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से ये आपका इधर ये वाला ये पार्ट कौन सा? एशिया है। क्या है दोस्तों? ये एशिया है। तो इन्होंने एशिया मध्य एशिया से ली थी। कहाँ से? मध्य एशिया कहें मतलब केंद्रीय एशिया से, ठीक सेंट्रल एशिया से इन्होंने एंट्री ली थी। किसने? जो आपके आर्य हैं। किसने? आर्य दोस्तों हैं। कहाँ से? हिंदू कुश से। और इधर से इन्होंने घुसे थे, यहाँ तक प्रवेश किया। और दोस्तों इनका जो साम्राज्य यहाँ तक इन्होंने विस्तार सब किया था पूरा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय एशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना की थी आपके जो है उसको क्या कहते हैं? गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त जी ने। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त जी ने। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो गुप्त एम्पायर था, कौन सा दोस्तों? गुप्ता एम्पायर था आपका। गुप्ता एम्पायर जो था दोस्तों, ठीक है, एम्पायर। तो ये दोस्तों पूरे मतलब आपका जो उत्तर वाला था, कौन? आपका जो नॉर्थ इंडिया है, ब्रिटिश मतलब नॉर्थ इंडिया था। नॉर्थ इंडिया में नीचे देखें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से इधर देखिए, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा ऊपर वाला एरिया नॉर्थ वाला पूरा कवर था। ये देखिए आपका गुप्त एम्पायर आपका दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए ये वाला, ठीक है, ये पूरा आपका पूरा गुप्त एम्पायर था। कौन दोस्तों? ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका पूरा गुप्त एम्पायर था, ये वाला। ठीक है, ये आपका गुप्त एम्पायर इतना फैला हुआ था, इतना विशाल जो है साम्राज्य था गुप्त का। ये किसने दोस्तों? इस एम्पायर की जो गठन मतलब पूरा एम्पायर किसकी वजह से हुआ? चंद्रगुप्त की वजह से। किसकी? चंद्रगुप्त वजह। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों है डिटेल से कि गुप्त राजवंश या ठीक है, गुप्त राजवंश प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों के द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कब? गुप्त राजवंश जो है, गुप्त साम्राज्य या जो गुप्त एम्पायर है, इसको जो है जो भारत का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या दोस्तों? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, भारत का स्वर्ण युग। अगला आज का ये प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो साथियों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो आपकी हुई थी बैगम खान और हेमू। किसके मध्य दोस्तों? बैगम खान और हेमू के मध्य। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैगम खान और हेमू। ठीक है, चलिए इसको डिटेल से देखते हैं थोड़ा। जो पानीपत की द्वितीय युद्ध है, कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 5 नवंबर 1556 को हुआ दोस्तों। कब? 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम अकबर की विजय हुई थी। किसमें? अकबर की विजय हुई थी। और हिंदू शासक जो हेमू था वो उसकी जो पराजय हुई थी। क्या? देखिए जो पानीपत का युद्ध कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये युद्ध दोस्तों हुआ था आपका 1556 में। कब? 1556 में। किनके मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था आपका हेमू, ठीक है, प्लस हेमू और आपका जो था अकबर। क्या? हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। तो दोस्तों जो हेमू और अकबर के मध्य हुआ था तो इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो हेमू और अकबर के मध्य जब हुआ था तो इसमें पराजय जो हुई थी वो आपकी अकबर की। किसकी दोस्तों? अकबर की हुई थी। और इसमें जो सॉरी जो आपका पराजय हुई थी हेमू की हुई थी। किसकी? पराजय आपकी हेमू की हुई थी और विजय आपकी अकबर की हुई थी। किसकी? अकबर की हुई थी। ओके, अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध समझ लेते हैं, उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध समझ लेते हैं। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध,
कब हुआ था? 5 नवंबर। कब दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को। कब? 5 नवंबर 1556 को। सॉरी, पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों है। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध हो चुका है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 को, इसमें मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना विजयी हुई थी, जबकि पुणे के सदाशिव राव जो भाव थे, कौन? सदाशिव राव जो भाव थे मराठा शासक थे। कौन? सदाशिव राव भाव पेशवा मराठा शासक थे, इनकी पराजय हुई थी। ठीक है, विजय किसकी हुई थी दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली की। युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको फैंटेस्टिक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा कंटेंट कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो या ना आई हो तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।